नमस्कार दोस्तों, आपका श्री बालाजी आईएएस में हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 6 जून 2020। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न: शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप का संबंध इनमें से किस मंत्रालय से है? ए. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, बी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, डी. इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्यूलिप के बारे में। ट्यूलिप क्या है? यह किस मंत्रालय की पहल है? इस कार्यक्रम में शामिल होने की पात्रता क्या है? इस कार्यक्रम के लाभ क्या हैं? इसका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा? यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन तकनीकी स्नातकों के लिए है जो शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका आदि जैसे विविध क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इंटर्नी सभी शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर स्थानीय निकायों की विशाल गतिविधियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले इच्छुक युवाओं के पास अनिवार्य रूप से तकनीकी स्नातक या विज्ञान क्षेत्र की डिग्री होनी चाहिए। वे अपने स्नातक तारीख से 18 महीने के भीतर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ क्या होगा? इस प्रशिक्षण गतिविधि से इंटर्नी को लोकल बॉडी की व्यावहारिक समझ विकसित होगी। वह इन क्षेत्रों की वास्तविक चुनौतियों की व्यावहारिकता से परिचित हो सकेगा। इससे इंटर्नी में पेशेवर कौशल का विकास होगा, जिससे निजी क्षेत्र में उसे अधिक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे। दूसरा, युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना यथासंभव योगदान दे सकेगी। तीसरे, शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए नए विचार और ऊर्जा प्राप्त होगी। चौथा और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार, शिक्षा, उद्योग जगत एवं नागरिक समाज के संबंधों को एक नया आयाम प्राप्त होगा। इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड की बात करें, यह ट्यूलिप कार्यक्रम वित्त मंत्री द्वारा बजट 2020-21 में एस्पिरेशनल इंडिया विषय के तहत की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसके तहत देश भर के शहरी स्थानीय निकाय 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की जाएगी तथा गैर तकनीकी सपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। इस कार्यक्रम का संचालन आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव करेंगे, जो समय समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए। शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का संबंध इनमें से किस मंत्रालय से है? तो विकल्प है सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मुख्य परीक्षा में ट्यूलिप प्रोग्राम के फीचर्स एवं महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के तहत यह किस मंत्रालय की पहल है, उसका उद्देश्य क्या है, पात्रता और संचालन के विषय में पूछा जा सकता है। अगर हम महत्व की बात करें तो इसमें महत्व में जोड़ सकते हैं यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की आबादी 10 अरब होगी, जिसकी 50% आबादी शहरों में निवास करने लगेगी। तो इससे शहरी सेवाओं को मुहैया कराने के दबाव सरकारों पर बहुत ज़्यादा होगा। इस दबाव से नए रोजगार भी पैदा होंगे, विशेष रूप से शहरी आवास, शहरी परिवहन और स्वच्छता संबंधी रोजगार। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। प्रश्न: अल्ट्रा स्वच्छ एक कीटाणु शोधन इकाई है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए, NAL, बी, BHEL, सी, CSIR, डी, DRDO। इस कीटाणु शोधन इकाई का विकास DRDO द्वारा किया गया है। इसमें विशेष बात यह है
कि इस कीटाणु शोधन इकाई के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर है डी, DRDO। प्रश्न है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सड़क पर रेहड़ी विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। कथन 2, इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। कथन 3, नाबार्ड इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी भागीदार है। कथन 4, इस योजना के लिए सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है या हैं? ए, 1 और 2 दोनों, बी, 1, 2 और 3, सी, 1, 2 और 4, डी सभी कथन सही हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। कोविड-19 की महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन की मार सबसे अधिक सोशल पिरामिड में निचले पायदान पर आने वाले लोगों को उठानी पड़ी। मसलन वो तबका जो रोज़ कमाता और खाता था। ऐसे कमज़ोर वर्ग को फिर से रोज़गार शुरू करने में मदद के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा 14 मई को वित्त मंत्री ने कोविड-19 के रिलीफ पैकेज के तहत की थी। आइए इस योजना को बिंदुवार जानते हैं। पहला, इस योजना के तहत कितना लोन मिलेगा? बेहद आसान शर्तों के साथ लाभार्थी अधिकतम 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेगा। इस ऋण के लिए किसी प्रकार की कोलेटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से यह लोन अनसिक्योर्ड लोन होगा। इस योजना के लाभार्थी या पात्र कौन होंगे? सड़क पर फेरी वाले और छोटे दुकानदार इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना से प्राप्त ऋण की ब्याज दर क्या होगी? यह ऋण रियायती दरों पर प्राप्त होगा। इस योजना की खास बात यह है, समय पर कर्ज का भुगतान करने वालों को 7% की वार्षिक सब्सिडी प्राप्त होगी, जो सीधे उनके खातों में सरकार डालेगी। अगला बिंदु है, यह योजना कब तक के लिए है? यह योजना 22 मार्च तक लागू रहेगी। अगला प्रश्न है, इस स्कीम के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो उत्तर है 5,000 करोड़ रुपए। इस योजना से कितने लोगों को फ़ायदा होगा? जानकारों के मुताबिक इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फ़ायदा होगा, विशेष रूप से उन दुकानदारों को जो आसानी से सूदखोरों के चंगुल में आ जाते हैं। इस प्रकार यह योजना उन्हें सूदखोरों के जाल से फंसने में बचने से मदद कराएगी। योजना में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यम मित्र पोर्टल से इसे जोड़ा जाएगा तथा ब्याज सब्सिडी के लिए आवास और शहरी विकास मंत्रालय के पैसा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मित्रों, ये 2 पोर्टल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उद्यम मित्र पोर्टल और पैसा पोर्टल। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्यम मित्र पोर्टल का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा सिडबी से। और पैसा पोर्टल का संबंध किससे है? तो उत्तर है आवास और शहरी विकास मंत्रालय से। इस योजना के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के वो लाभार्थी जो ऋण चुकाने में डिजिटल भुगतान का प्रयोग करेंगे, उन्हें कैशबैक के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षमता विकास के लिए आवास और शहरी विकास मंत्रालय जून माह में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू करेगा। निष्कर्ष में आप यही कर सकते हैं कि ये योजना छोटे और मध्यम व्यापारियों को आसानी से जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे उनको नुकसान से उबरने में मदद करेगी, उन्हें सूदखोर के चंगुल से बचाने में मदद करेगी। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र के लोगों को राहत और रोजगार शुरू करने में बड़ी मदद साबित होगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। प्रश्न,
अभी समाचार में रहा स्पीक मैके का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? ए. मानवाधिकार आंदोलन, बी. युवा आंदोलन, सी. पर्यावरण आंदोलन, डी. प्रवासी अधिकार आंदोलन। आइए जानते हैं स्पीक मैके के बारे में। स्पीक मैके एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंग्स यूथ। इस आंदोलन की स्थापना डॉक्टर किरण सेठ ने 1977 में की थी, जिसके लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। यह आंदोलन युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, योग, ध्यान, शिल्प और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं को बढ़ावा देता है। स्पीक मैके का मुख्यालय दिल्ली में है। स्पीक मैके को 2011 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर दिया जाता है। स्पीक मैके आंदोलन को 3 मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट प्राप्त होता है। पहला, संस्कृति मंत्रालय, दूसरा, युवा मामले और खेल मंत्रालय, तीसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर होगा युवा आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को सितंबर तक के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वह इसमें भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करना चाहते हैं। कथन 2, G7 का कोई औपचारिक संविधान या निश्चित मुख्यालय नहीं है। कथन 3, वार्षिक सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. सभी कथन सही हैं। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल पर चलते हैं। संदर्भ क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। उन्होंने भारत और 3 अन्य देशों रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया सहित समूह को G7 या G11 तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है। आइए G7 की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। G7 देशों के वार्षिक सम्मेलन में लिए गए निर्णय समूह सदस्यों के लिए गैर बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि G7 का कोई औपचारिक संविधान नहीं है, न ही G7 का कोई मुख्यालय है। G7 शिखर सम्मेलन की चर्चा में आर्थिक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे समान हित के मुद्दों को शामिल किया जाता है, अर्थात सम्मेलन में व्यापक मुद्दों पर चर्चा होती है। आइए G7 की एक टाइमलाइन देख लेते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था। आरंभ में यह 6 देशों का समूह था। 1976 में कनाडा को इस समूह में शामिल किए जाने के बाद यह G7 का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1977 से यूरोपीय संघ इसमें भाग लेता आ रहा है। 1997 में रूस को G7 में शामिल किए जाने के बाद यह G8 कहलाने लगा। रूस ने 2014 में सेना के बल पर यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जिससे नाराज G8 देशों ने रूस को समूह से बाहर कर दिया। इस प्रकार G8 पुनः G7 हो गया। अपनी स्थापना के समय G7 का विश्व अर्थव्यवस्था पर दबदबा था। वर्ल्ड जीडीपी में उसकी एक बड़ी भागीदारी थी, लेकिन आज के दौर में उसकी विश्व जीडीपी में नुमाइंदगी बहुत ही सीमित हो जाती है। जब हम G7 की G20 से कंपेयर करते हैं तो न केवल वर्ल्ड इकोनॉमी जीडीपी में
बल्कि नुमाइंदगी में भी हम उसे काफ़ी पीछे पाते हैं। G7 में सिर्फ 7 देश आते हैं। कॉन्टिनेंट में प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो उत्तरी अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा आते हैं, जबकि एशिया से सिर्फ जापान का प्रतिनिधित्व है। वहीं हम G20 की बात करें तो G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की आते हैं। G7 और G20 की तथ्यात्मक तुलना इस स्लाइड से और आसान हो जाती है। हम देखते हैं G7 110 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं G20 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो G20 वर्ल्ड इकोनॉमी की 84% भागीदारी है, वहीं वर्ल्ड जीडीपी में G7 की 40% है। वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो G20 में वर्ल्ड ट्रेड 79% है। वर्ल्ड कार्बन इमिशन की बात करें तो G20 के सदस्य देश 79% कार्बन इमिशन करते हैं। G20 का गठन 1999 में उस समय किया गया था जब विश्व आर्थिक चिंताओं से घिरा हुआ था। उस दौर में इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के उद्देश्य से अधिक देशों को एक मंच पर लाने के लिए G20 का गठन किया गया था। अभी हमने देखा G7 के सदस्य देश व्यापक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके विपरीत G20 में केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। यहाँ एक स्मरणीय तथ्य है, भारत वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। G7 के विस्तार में भारत को शामिल किए जाना इस बात का द्योतक है। अब विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के कद को स्वीकार किया जा रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस प्रकार G7 के विस्तार में भारत को नामित किए जाना भारत की वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। निम्नलिखित 9 नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? ए. रवीश कुमार, फिनलैंड में भारत के नवनियुक्त राजदूत। बी. गायत्री आई कुमार, यूनाइटेड किंगडम में भारत की नई उच्चायुक्त। सी. अरुण सिंघल, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के नए कार्यकारी अधिकारी। डी. गोविंदा राजुलू चिंताला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष। आइए क्रमशः एक एक नियुक्तियों को देखते हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत बनाया गया है। अभी रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। गायत्री आई कुमार यूके में भारत की नई उच्चायुक्त हैं। ध्यान रखिए, राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देशों के बीच राजनयिक मिशन को दूतावास न कहकर उच्चायोग कहा जाता है। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, इनको राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। आइए हम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्य को देख लेते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण विनिर्माण, भंडार, वितरण, बिक्री एवं आयात को नियमित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। गोविंदा राजुलू चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2020 तक रहेगा। नाबार्ड की स्थापना
12 जुलाई 1982 को बी सीलारमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।